हेलो स्टूडेंट, ऑस्ट्रेलिया में जीटी रिप्लेस हो रहा है और उसको रिप्लेस कर रहा है जेन्युइन स्टूडेंट। उसकी रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। एम्बेसी ऑफिसर जब आपकी वीज़ा एप्लीकेशन को रिव्यू करेगा तो कौन सी चीज़ों को कंसिडर करेगा। चाहे इसमें बहुत ज़्यादा ग्रामेटिक चेंजेस नहीं हुए, लेकिन फिर भी द वे आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन असेस होएगा उसका डिसीजन आएगा। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली वीज़ा के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। ऐसी और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। और हाँ, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो ज़रूर करना है गाइस। हम जो वीडियो बनाते हैं वो हम इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब तीनों में डालते हैं। तो जौन सा भी आपको कंफर्टेबल मीडिया लगता है आप वहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं। तीनों में फॉलो करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। जब हम पहले वीज़ा एप्लीकेशन करते थे ऑस्ट्रेलिया के लिए तो उसमें एसओपी जाता था। अब बहुत पुरानी बात करें तो एसओपी काफ़ी लेंथी होता था, लेकिन उसके बाद जो रिक्वायरमेंट्स आ गई वो 300 वर्ड्स की आ गई। उसके बाद अब जो रीसेंट रिक्वायरमेंट है जिसको एम्बेसी ऑफिसर कंसिडर करेगा कि वो जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे होंगे, उन क्वेश्चंस के आंसर देना ज़रूरी है और वो आंसर प्रॉपर होने चाहिए। और स्टूडेंट्स सिर्फ ये नहीं कि आपका एजेंट की वो क्वेश्चंस के आंसर लिख रहे हैं, आपको उसके आंसर्स खुद भी पता होने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना। जितने अच्छे आंसर्स होंगे, जितने यूनिक आंसर्स होंगे, उतने आपके वीज़ा के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड चीज़ जो चेंज आया है उसमें डिक्लेरेशन फॉर्म में, जिसमें सबसे पहले डिक्लेरेशन में जो आपको साइन करना है फॉर्म, उसमें दो चीज़ें उन्होंने रखी हैं। एक तो जेन्युइन स्टूडेंट का मतलब आपको पता है। दूसरी उसमें जो चेंज आया है उसमें ये है कि पहले होता था कि ओनली टेम्पररी मतलब एप्लीकेंट आप बन के वहाँ पे जा रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने बोल दिया कि स्टूडेंट्स जो वहाँ पे वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उनको ये पता है कि ऑस्ट्रेलिया में जो पीआर की ऑप्शंस है वो लिमिटेड है। तो इसीलिए अगर उनको पीआर नहीं मिलता, आगे उनके सर्कमस्टांसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं बनता पीआर के लिए, तो वो वापस आ जाएंगे। तो ये तो मेजर चेंजेस हैं स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन के। इसके साथ मैं अब डिस्कस करने जा रही हूँ कि जब ऑस्ट्रेलिया वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें वो क्या चीज़ों को कंसिडर कर रही हैं। जेन्युइन स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट्स जो सामने आई हैं उसको मैं मेनली दो चीज़ों में बताऊंगी। सबसे पहले आपके सर्कमस्टेंसेस इन होम कंट्री, दूसरा आपका सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में क्या है। सर्कमस्टेंसेस मतलब आपके हालात। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्कमस्टेंसेस टू होम कंट्री। तो आपका जो नेटिव प्लेस है, जो आपका बर्थ प्लेस है, जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा के लिए, तो वहाँ पर जो प्रोग्राम आपने ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना है वो अपने नेटिव लैंड में क्यों नहीं करना, ये आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। ये आप जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपसे पूछे जाएंगे उसमें आप ये चीज़ें ज़रूर मेंशन करना, क्योंकि इससे आपके वीज़ा के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपका कंपैरिजन प्रॉपर होना चाहिए। आपके जो फैक्ट है या जो भी आप डिटेल मेंशन करना चाहते हो वो एक्यूरेट और स्पेसिफिक होनी चाहिए। जनरल डाटा, जनरल इन्फॉर्मेशन मत उठाना कि ऑस्ट्रेलिया में क्वालिटी एजुकेशन है, ऑस्ट्रेलिया में ये है वो है। नो, Why not your native land? Why not that program in your native land? इस चीज़ को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी जो चीज़ ध्यान में रखने वाली है वो है आपकी पर्सनल टाइज। पर्सनल टाइज आपकी फैमिली के साथ, फैमिली के साथ मतलब आपकी फैमिली, यहाँ पर जितने भी मेंबर्स हैं या उनके साथ आपके कैसे टाइज हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप वहाँ पे चले जाएंगे वापस नहीं आएंगे, यहाँ पे आपके फैमिली टाइज वीक है, ऐसा नहीं है कुछ। वो ये चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। आपकी अपनी नेटिव लैंड में फैमिली टाइज स्ट्रांग होनी चाहिए। कम्युनिटी टाइज, तो आप कम्युनिटी में जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे कैसे सर्वाइव करते हैं, उनके साथ कैसे कॉन्टैक्ट है, वहाँ पे आपके रिलेशंस कैसे हैं, इस चीज़ को भी चेक किया जाएगा। इसी के साथ थर्ड है एम्प्लॉयमेंट। ये उनके लिए है जो वर्क कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनका अभी जो वर्क कर रहे हैं आफ्टर डूइंग द प्रोग्राम, उसके बाद वो यहाँ पे आके उनके लिए एम्प्लॉयमेंट क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। इसी के साथ जो +2 वाले फ्रेश केस भी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, तो वो जब अपना ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट करते हैं ऑस्ट्रेलिया में तो वापस अगर आते हैं तो उनके लिए क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं अपने नेटिव प्लेस में, तो क्या उन्होंने उस पर रिसर्च किया हुआ है। सो ये सारी चीज़ें कंसिडर की जाएंगी। इसी के साथ इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस वो भी बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस दोनों चीज़ों में देखे जाएंगे, आपकी होम कंट्री में भी और आपकी ऑस्ट्रेलिया में जब आप पढ़ने जाते हो तब भी। इसमें आपको पता ही आपके फाइनेंशियल्स बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। सो आपके फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है। आपके पेरेंट्स का इनकम प्रूफ सॉलिड होना चाहिए, मतलब उनका इनकम ज़्यादा होना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ी सी इनकम है उनकी साल की और आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर रहे हैं।
तो ये सारी चीज़ें चेक होंगी। इसी के साथ अगर आप वहाँ पे जैसे 1 ईयर का ट्यूशन फ़ी, लिविंग एक्सपेंस, रिटर्न एयरफेयर, OSHC, वो सारी चीज़ें तो आप फंड्स में दिखा देते हैं, लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया में अगर सर्वाइव करते हैं आफ्टर 1 ईयर तो वो भी कंसिडर कर सकते हैं कि आपका ट्यूशन फ़ी कैसे पे होएगा, या वहाँ पे जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं उनको पे करने के लिए क्या आपके पेरेंट्स इतने सक्षम हैं कि वो उसको पे कर पाएंगे। ये चीज़ें भी चेक होंगी। इसी के साथ कुछ कॉमन सी चीज़ें हैं, मिलिट्री सर्कमस्टांसेस आपके देश में, पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस आपके देश में, सिविल सर्कमस्टांसेस, जो सिविल अनरेस्ट तो नहीं है किसी आपके लाइक देश में, सो ये चीज़ भी चेक होएगी। सो ये तो सारी डिटेल्स है कि आपकी होम कंट्री में क्या क्या चेक होएगा। आपके सर्कमस्टांसेस ऑस्ट्रेलिया में स्टडी वीज़ा अप्लाई करते समय कैसे हैं, इस चीज़ को भी सर्च किया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आपकी फैमिली और कम्युनिटी टाइज ऑस्ट्रेलिया में कैसी हैं, इस चीज़ को कंसिडर किया जाएगा वाइल असेसिंग योर वीज़ा एप्लीकेशन। मीन्स कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स के फैमिली मेम्बर्स वहाँ पे ऑलरेडी हैं, तो स्टूडेंट्स को कोई और रास्ता नहीं मिलता, यही तरीका है कि ऑस्ट्रेलिया में एंटर करें स्टडी वीज़ा लेके, तो ये उनको इजी लगता है। तो इस चीज़ को भी कंसिडर किया जाएगा कि कहीं ये एक गेटवे तो नहीं बन गया हुआ अपनी फैमिली मेम्बर के साथ वहाँ पे सेटल होने का या PR लेने का, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखा जाएगा। इसी के साथ कई लोग रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो उनका पर्पज़ क्या होता है, वीज़ा का, तो इस चीज़ को भी कंसिडर किया जाएगा। कहीं कोई जैसे स्पाउस है या वो शादी कर रहे हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ वीज़ा कि उनका ऑनगोइंग रेजिडेंसी बना रहे और वो वहीं पे रहे, इस चीज़ को भी चेक किया जाएगा। इसी के साथ जो स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन है या स्टडी गार्डियन वीज़ा है, दोनों होते तो सब क्लास 500 ही हैं, उसमें कहीं वो अप्लाई जो एप्लीकेंट्स कर रहे हैं, चाहे वो प्राइमरी एप्लीकेंट है चाहे वो सेकेंडरी एप्लीकेंट है, तो इसमें कहीं उनका पर्पज़ वहाँ पे रेजिडेंसी को इंक्रीज़, टाइम को इंक्रीज़ करना तो नहीं है, तो ये भी इस चीज़ को मतलब ध्यान में रखा जाएगा। इसी के साथ आपकी स्टडी वो ज़रूर ध्यान में रखी जाएगी कि जो आपने प्रोग्राम चूज़ किया है क्या वो आपकी प्रीवियस एजुकेशन के साथ कनेक्टेड है, रेलिवेंट है, और वो प्रोग्राम करने के बाद आपका फ्यूचर क्या रहेगा, मतलब फ्यूचर के लिए आपने क्या प्लान किया है, कौन सी जॉब्स आपके लिए बेटर रहेंगी, वो चाहे आपकी कंट्री में हो, कहीं भी आप जाके करना चाह रहे हैं, तो आपका फ्यूचर उस प्रोग्राम को करने के बाद कैसा रहेगा, इस चीज़ को भी ध्यान में रखा जाएगा। इसी के साथ आपका इमिग्रेशन हिस्ट्री भी चेक किया जाएगा। मीन्स आप कहीं ऑस्ट्रेलिया में पहले, चाहे वो स्टडी वीज़ा हो, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा हो या किसी और वीज़ा में आपने अप्लाई किया है, तो अनफॉर्चुनेटली अगर किसी भी कंडीशन में उसका रिफ्यूज़ल आ गया है, इस चीज़ को भी कंसिडर किया जाएगा। और साथ में ये नहीं सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में रिफ्यूज़ल आया है, किसी और कंट्री में भी अगर वीज़ा एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई है तो उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। गाइस एक चीज़ बार बार आपको बताती हूँ, आपका अगर किसी भी कंट्री से रिफ्यूज़ल होता है तो इसको दूसरी कंट्री में अप्लाई करते समय बिल्कुल हाइड मत कीजिए, इसको ज़रूर बताइए। हमने खुद एक स्टूडेंट का जो पहले किसी कहीं और से अपना रिफ्यूज़ल लेके आया था, तो उसने दूसरी कंट्री चेंज की, पहले ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज़ल था, उसके बाद उसने कनाडा अप्लाई किया, तो हमने इस चीज़ को डिस्क्लोज़ किया था, उसके वीज़ा चांसेस बढ़ गए और उसका वीज़ा आ भी गया। तो इसलिए आपको बता रही हूँ कि जब भी आप अपना स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन डालते हैं, अपने एजेंट को ज़रूर बताइए कि आपका कहीं प्रीवियस रिफ्यूज़ल तो नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई बार स्टूडेंट्स बताते नहीं हैं तो वो गलत हो जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में आज इतनी AI टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई हुई है कि वो झट से पकड़ लेते हैं, तो इसीलिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट गार्डियन वीज़ा, जैसे मैंने पहले बताया कि ये भी सब क्लास 500 के बीच में आता है। इस वीज़ा में जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें कोई चेंज नहीं है, उसमें GT जैसे पहले चलता था वैसे ही रिक्वायरमेंट्स रहेगी, उसमें चेंज नहीं है। लेकिन बाकी सबके लिए जेन्युइन स्टूडेंट जो रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं, मैंने ऑलरेडी आपके साथ एक्सप्लेन कर दी, आपको बता दी हैं। और गाइस ये सारी चीज़ें आपने ज़रूर ध्यान में रखनी है जब आप अपने क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि अब आपका SOP पैराग्राफ में नहीं है। ऑनलाइन जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उसमें क्वेश्चंस आएंगे, आपको वो क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। और आपको पता भी होना चाहिए जितना यूनिक आंसर करोगे उतना आपका जो वीज़ा चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे और पॉजिटिव वीज़ा के सीज़न आएंगे, ये मैं आपको पक्का बता रही हूँ। इसीलिए अपने प्रोफाइल को, अपना जो भी प्रोग्राम आप चूज़ कर रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं, उसको प्रॉपरली रिसर्च जरूर कीजिए। उस पर जितना गूगल कर सकते हैं, जो इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा
टाइम कंज्यूमिंग रहता है। मीन्स ऑस्ट्रेलिया में जब आप अप्लाई करते हैं तो इतनी जल्दी वीज़ा डिसीजन नहीं आता, वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि कई बार आपको सीओई क्लियर करते ही 2-3 महीने लग जाते हैं और उसके बाद वीज़ा का कई बार डिसीजन आते भी टाइम लगता है। तो आप काम बहुत अच्छा अपना एप्लीकेशन को, प्रोफाइल को प्रिपेयर कीजिए। जितनी अच्छी आपकी एप्लीकेशन होगी, जितना स्ट्रॉन्ग आपका वीज़ा एप्लीकेशन होएगा, जितने स्ट्रॉन्ग आपके आंसर्स या जो भी एक्सप्लेनेशन है या डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपके वीज़ा चांसेस उतने बढ़ जाते हैं। सो गाइज, ये तो एडवाइस थी मेरी तरफ से, इसलिए मैंने आपको दे दी है। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल एंड। हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो ज़रूर कीजिए।